हमारे साथ हैं सौरभ। मेरा आपसे सवाल यही है कि बंगाल और दिल्ली के चुनाव में भी धार्मिक शब्दावलियों का इस्तेमाल हुआ था। आपको याद है ना कि वोट देंगे तो शाहीन बाग में करंट लगेगा और कपड़ों से पहचान वाली बात है। मैं ये जानना चाहता हूं कि यूपी में जब आप बीजेपी की रैलियां कवर कर रहे थे तो आपने क्या बदलाव देखा? उनके नेताओं में जोश कब आता था? जब वो धार्मिक तेवरों में एंटर करते थे या तब आता था जब वो एक्सप्रेसवे की बात करते थे, रोजगार देने की बात करते थे? याद कीजिए कि बीजेपी का विज्ञापन छपता था कि करीब करीब 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। अगर ये जमीन पर दी गई है तो क्यों नहीं बीजेपी के पक्ष में ये माना जाए कि एग्जिट पोल के जो इशारे हैं, जो संकेत हैं, उधर जाते हुए नजर आते हैं? सौरभ, देखिए रवीश, बीजेपी ने बड़े चरणवार तरीके से अपना पूरा कैंपेन रखा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2013 के दंगों के बाद रवीश बहुत ध्रुवीकरण इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही देखेंगे, शुरुआत जिन्ना को लेकर के की उन्होंने दिसंबर में, और उसके बाद चुनाव नजदीक आते आते अखिलेश यादव जिन्नावादी हैं, जिन्ना समर्थक हैं, फिर पाकिस्तान के हितैषी हैं, पाकिस्तान के समर्थक हैं, यहाँ तक कि जेपी नड्डा से लेकर के अमित शाह, और आपने जैसे योगी आदित्यनाथ ने के बारे में बता ही रहे थे कि उन्होंने दंगावादी, दंगाई और तमंचावादी, कट्टावादी, तमाम ये शब्दावली का प्रयोग किया। और ठीक 3 दिन पहले जब पहले चरण का मतदान होना था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, तो हिजाब आ जाता है और हिजाब को लेकर के लगातार एक बीजेपी अपनी रैलियों में बोलती है और उसके मीडिया कैंपेन, सोशल मीडिया कैंपेन हिजाब पर केंद्रित रहते हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले 2 दौर के मतदान होना था। और देखिए कि जो हिजाब का मुद्दा बीजेपी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा था रवीश, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में और अवध में उसका जिक्र ही नहीं था। तो बहुत स्ट्रैटेजी के साथ चरणवार तरीके से बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई। देखिए, रोजगार को लेकर के बीजेपी को पता है कि अगर रोजगार की बात करेंगे तो सरकारी नौकरियां या शिक्षा मित्र, और जो इलाहाबाद से जो तस्वीरें आई मतदान से ठीक पहले जहां पर छात्रों को लाठियां चलाई जा रही थी, उनको लगा कि अगर इसकी बात करेंगे तो उनका कैंपेन पिट जाएगा। उन्हें पता है कि राष्ट्रवाद को लेकर के अगर वो बात करेंगे तो हमेशा की तरह उनको फायदा मिलेगा, और बीजेपी ये बात अच्छे से जानती है। इसीलिए वो राष्ट्रवाद और कानून व्यवस्था, जो कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो जैसे कि आपने बताया कि अगर आप वोट देंगे, सपा आ गई तो ये दंगाई सचिवालय में बैठेंगे, हमने कार्रवाई की है, बुलडोजर चलना है, और तमाम चीजें वो कहते आए। तो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को समाजवादी पार्टी से जुड़ा करके देखा। इसके बाद धीरे धीरे जो उनका कैंपेन था वो पूरी तरीके से राष्ट्रवाद को लेकर के केंद्रित हो गया। आप देखेंगे जैसे ही चुनाव अवध में आया तो प्रधानमंत्री मोदी ने हरदोई में एक रैली की। हरदोई में रैली में कहा, जब अहमदाबाद ब्लास्ट धमाके में सजा दी गई तो उन्होंने कहा कि आप बताइए कि ऐसा क्या हुआ जो आतंकवादियों ने ही सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर ही बम बांधना मुनासिब समझा। तो उसके बाद ये साइकिल दंगा धीरे धीरे चुनाव में जो जिन्ना से शुरू हुआ था, जिन्ना, पाकिस्तान समर्थक, दंगावादी, कट्टरवादी, तमंचावादी, हिजाब के बाद साइकिल जो चुनाव चिन्ह है उसमें बमवादी, धीरे धीरे आप देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश आते आते पूरा चुनाव जाति के आधार पर बट गया। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा जो कैंपेन था पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बनारस में, वो महिलाओं को लेकर के और कानून व्यवस्था को लेकर के पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को बीजेपी घेरती नजर आई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो सबसे पहले भी रवीश आपने उठाया था कि मीडिया कवरेज को देखें तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बहुत पीछे नजर आती है, और अखिलेश की भी रणनीति रही कि जो बीजेपी धर्म सूचक शब्द इस्तेमाल करके उनको दंगावादी या टोपीवादी, औरंगजेब कह रही है, अगर इस पर रिएक्ट किया तो बीजेपी ने जो जाल बुना है उसमें फंसने जैसा हो जाएगा। इसीलिए वो तुम गर्मी निकालने की बात कर रहे हो तो मैं भर्ती निकालूंगा, और वो लगातार जो लखीमपुर में हुआ कि ये थार चढ़ा देते हैं किसानों पर, वो किसान बेरोजगारी पे बात करते रहे, फ्री बिजली की बात करते रहे, लेकिन उनको लगा कि अगर वो जरा सा भी बीजेपी के इन तमाम जो शब्द हैं उनमें बोलेंगे तो बीजेपी का जो ट्रैप है उसमें फंसने जैसा हो जाएगा। फिलहाल मायावती ने वो बात बोली, लेकिन मायावती की बात प्रमुखता से किसी ने दिखाई बताई नहीं। सोशल मीडिया पर भी समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस थोड़ा पीछे नजर आए बीजेपी से इस पूरे मामले में।